आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए जो शराइत रखी है वो बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में डाल सकती है। ये सारी खबरें आपने न्यूज़ चैनल पर बहुत सारी जगहों पर सुनी होगी, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना कि आईएमएफ पाकिस्तान के लिए जो शराइत रख रहा है और जो पॉलिसीज बना रहा है, ये वाकई में पाकिस्तान के लिए बेस्ट फाइनेंशियल पॉलिसी हो सकती है। अगर आप इसको सही तरीके से स्टडी करें ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी बनी है जो पाकिस्तान के लिए बनी है और पाकिस्तान इससे काफ़ी कुछ बेहतरी ला सकता है। जो गलतियां पाकिस्तान कर रहा था उसको अगर ना दोहराए और अगर इनकी शराइत पे अमल करे तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बेहतरीन वक्त हो सकता है। लेकिन हमारे कुछ भिखारी दानिश्वर है, वो इन बातों को आपसे नहीं बताएंगे। वो ये सारी बातें आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आईएमएफ पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, लेकिन आईएमएफ पाकिस्तान के लिए मुश्किलात नहीं बल्कि आसानियां पैदा कर रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सारी बातें आईएमएफ की पाकिस्तान के लिए अच्छी हैं। और जो जहाँ तक टैक्स की बातें हैं, बिजली के बिल बढ़ाने की बातें, उसके बारे में भी हम जिक्र करते हैं कि वो भी अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से या ना तो हुकूमत की गलती है ना तो आईएमएफ की गलती है, इसमें हमारी भी गलती है। हम भी कोई दूध के धुले नहीं है, हमने भी बहुत गलतियां की है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो आज इस बारे में बात करते हैं कि भाई किस तरीके से ये सारी शराइत हमारे लिए अच्छी हैं और किस तरीके से ये शराइत कुछ गरीब तबकात को नुकसान पहुंचाएंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में सारी बातों का जिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीजन इस्माइल और ये है पाकिस्तान के लिए आईएमएफ की शराइत, जिसमें सबसे जो दिलचस्प शराइत है ना, जो शर्त पर्सनल लेवल पर मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि जब आईएमएफ ने कहा कि आप अपने कुछ इदारे जो खसारे में जा रहे हैं, जिसमें पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल और पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, इसको फौरी तौर पे प्राइवेटाइज करें। और ये काम पाकिस्तान को अभी नहीं, ये काम पाकिस्तान को बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये इदारे, जब भाई एक बात सुनना, जब आपका कोई इदारा, आप अगर किसी कंपनी में काम भी करते हैं या फॉर सपोज आपकी कोई कंपनी है जो काफी टाइम से लॉस में जा रही है, तो आप उस कंपनी को कैसे रन करेंगे? मोटिवेशन भी एक पॉइंट पे काम आती है भाई। जब आपको पता है कि वो कंपनी आपको कमा के ही नहीं दे रही है, वो कंपनी आपको उल्टा नुकसान दे रही है और 50 अरब तक का नुकसान दे रही है, तो आप उस कंपनी को बंद करें। अब बंद करने से क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बंद करने से, अगर फॉर सपोज पीआईए या पाकिस्तान स्टील मिल ये प्राइवेट करते हैं, तो आप खुद देखना कि 2, 3 या 4 साल के अंदर ये जो लॉस है ना, ये तो कवर हो जाएगा, वो आपको प्रॉफिट कमा के भी देंगी। क्यों? जब प्राइवेट होगी ना तो वहां पर एक्सपर्टीज आएंगी, वो एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को रखेंगे अपने पास, वो अपने इंस्टीट्यूट को बेहतर करेंगे, वो वर्किंग एनवायरनमेंट को पूरा चेंज करेंगे, वो ड्रास्टिक चेंज लाएंगे उसमें, एक लॉस में जाते हुए ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में लाएंगे। क्योंकि जब प्राइवेट होता है, जब कॉर्पोरेट होता है, जब किसी का अपना जाती पैसा लगा होता है ना, उस पर ज्यादा ध्यान देता है। हाँ, इसमें बेरोजगारी होगी, लेकिन बेरोजगारी भी इसमें जो होगी वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। अभी आप पूछेंगे यार फायदेमंद कैसे हो सकती है, तो मैं इसका जवाब बताता हूँ आपको। इन इंस्टीट्यूशन से उन बंदों को निकाला जाएगा जो सिर्फ हाजिरी के लिए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बात जरा गौर से समझिए। अगर आपके इंस्टीट्यूशन में फॉर सपोज अगर काम करने वाले, झाड़ू पोछा लगाने वाले 10 लोगों की जरूरत है, तो इस वक्त उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में 10 की जगह 50 लोग हैं और 50 में से 10 लोग काम करते हैं और 40 लोग सिर्फ हाजिरी वाले हैं। तो जो हाजिरी वाले हैं ना, वो पहले ही फारिग हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं होगा। जो काम करता है वो तो काम करता ही रहेगा, लेकिन जो एवं जो बढ़ती हुए है ना, वो साढ़े के साढ़े फारिग हो जाएंगे। तो आपकी वहीं पे कॉस्ट कट हो जाएगी। और जब आपके पास एक्सपर्ट आएंगे, आप नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी सेल भी बढ़ जाएगी। और अच्छा, इसका और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये सब प्राइवेट करने के बाद गवर्नमेंट का तो नुकसान हो जाएगा, गवर्नमेंट तो कमा ही नहीं पाएगी। तो गवर्नमेंट वैसे भी नहीं कमा रही है भाई, गवर्नमेंट तो वैसे ही नुकसान कर रही है। आप खुद जो रिपोर्ट दे रहे हैं, आप उसमें यही शो कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट 50 अरब का नुकसान कर रही है, गवर्नमेंट 20 अरब का नुकसान कर रही है। तो भाई नुकसान तो गवर्नमेंट तो नुकसान से बच जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट जब प्राइवेटाइज करेगी तो गवर्नमेंट को सारी इन्वेस्टमेंट भी अपनी वापस मिल जाएगी और विद प्रॉफिट वापस मिलेगी। ये बात याद रखना। गवर्नमेंट अगर इन इंस्टीट्यूशन को, इन ऑर्गेनाइजेशन को अगर सेल करती है, प्राइवेटाइज करती है, तो विद प्रॉफिट अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेगी। तो यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी, आपका नुकसान भी कम हो जाएगा। और इसका दूसरा एक फैक्टर भी बताता हूँ कि भाई इन चीज़ों को अगर आप प्राइवेट करते हैं, अगर फॉर सपोज पीआईए की मिसाल लेते हैं, पीआईए आपको 50 अरब का नुकसान दे रही है, लेकिन अगर पीआईए आप प्राइवेट करते हैं या बंद भी कर देते हैं, तो आपके मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं रुकेगी ना। आपके पास तो और भी ऑप्शन है। आपके पास एयर सियाल है, एयर सड़ी नहर है,
ये आपके मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं रुकेगी, आपके मुल्क में एयरलाइन तो चलेगी लेकिन प्राइवेट एयरलाइन चलेगी, और उसका भी 30 से 40% तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना। अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, टैक्स को देखें ना, तो उन कंपनी का 30 से 40% तो प्रॉफिट वैसे ही आपको मिल रहा है, तो आपको क्या जरूरत है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की। आप ये पैसा निकाल कर किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से आपको कुछ फायदा तो होगा। और दूसरी सबसे अच्छी शर्त जिस पे तो पूरे पाकिस्तान का दिल आया हुआ है, जब उन्होंने कहा कि आप अपने गवर्नमेंट के असासों को पब्लिक कर दें भाई। जब अगर आपने कहा है कि हमने कोई करप्शन नहीं की है तो आप कर दें पब्लिक। किस बात का डर है? जो हमारे इदारे खसारे में जा रहे हैं वो भी इसी वजह से खसारे में जा रहे हैं कि उसमें ठोक ठोक के करप्शन हुई हुई है। और अगर आप इस चीज को डिनाई करते हो तो आप अपने असासे पब्लिक कर दें। और आईएमएफ ने ये शर्त ऐसे ही नहीं रखी है। आईएमएफ ने ये शर्त इसलिए रखी है क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया है। अभी उनके आर्मी जनरल, अभी उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पांडे करके कुछ नाम है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दूंगा। उन्होंने जब अपने ओहदे से इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपने असासे खुद से प्राइवेट किए। आप गूगल पे चेक करें, आपको गूगल पे भी इनके असासे मिल जाएंगे। कुछ 29 या 27 लाख रुपए के इनके असासे हैं। उन्होंने पब्लिक कर दी तो आप भी पब्लिक कर दें भाई। पब्लिक कर दें, पता चल जाएगा कि किसके पास क्या है। और अगर आपने करप्शन नहीं की है, अगर आप कह रहे हैं कि आपने करप्शन नहीं की, तो आप पब्लिक कर दें, पूरी आवाम को बता दें कि क्या है। अगर नहीं की है तो फिर आप घबराएंगे, और जैसे ही आप पब्लिक करेंगे तो फिर लोग भी आपसे सवाल करेंगे। कोई इदारा सवाल करे ना करे, लोग तो आपसे सवाल करेंगे कि भाई ये सब कहाँ से आया। फिर आप क्या जवाब देंगे? तो ये सबसे बेहतरीन शर्त रखी है आईएमएफ ने, जिससे पूरे पाकिस्तान का दिल जीता हुआ है। चले, ये तो हो गई वो शर्त जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करो और आपको एक्सप्लेन भी करें कि शर्तें वाकई में हमारे लिए बहुत बेनिफिट करेंगी। अब आते दूसरी शर्तों पे जो कह रहे हैं कि भाई गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, गरीब आवाम फंस जाएगी। तो भैया सबसे पहले तो आईएमएफ ने सब्सिडीज खत्म कर दी। अब बहुत सारे लोग हैं ना, उनको समझ नहीं आ रहा कि सब्सिडीज होती क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर अपने बिजली के बिल को टर्न करें ना, तो आपको नजर आएगा कि वहां पर लिखा हुआ है कि 200 यूनिट्स, अगर आपने 200 यूनिट बर्न किए तो आपको ये बिल आएगा, और अगर 200 से ऊपर किए तो उसके ऊपर ये यूनिट चार्ज होगा। तो जो 200 यूनिट तक का जो ब्रैकेट है ना, वो सब्सिडी है। वो गवर्नमेंट आपके लिए पैसे कम कर देती है। अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब से वो सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। हालांकि पेट्रोल आलमी मंडी में कम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ेगा क्योंकि हमें वहां से टैक्स कलेक्शन करना है। अभी बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग छलांगे मारते हैं, हमारी आवाम भी छलांगे मारती है कि भाई ये आईएमएफ कैसी पॉलिसी बना रही है कि टैक्स लगाओ, यहाँ टैक्स लगाओ, 600 अरब के अलग से टैक्स लगाओ। तो भैया पाकिस्तानी अवाम, हम और आप जैसे अवाम, हम टैक्स नहीं भरते। पाकिस्तान की आवाम को टैक्स भरने की आदत ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे 75 साल से यही ब्लेम गेम चल रही है। अवाम कहती है कि हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करती तो हम टैक्स नहीं भरेंगे। हुकूमत कहती है कि अवाम टैक्स नहीं भरती इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। तो भैया ये ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, उसको कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। जब हम सही तरीके से इनकम टैक्स, जीएसटी पे नहीं करते, इसलिए गवर्नमेंट को पेट्रोल पे, बिजली पे, यहाँ पे, वहां पे, अलग अलग जगहों पर टैक्स लगाकर टैक्स की वसूली करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे आदत ही नहीं है पाकिस्तानियों की कि हम टैक्स भरें। ये, और अगर आप ये बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट ने कुछ दिया ही नहीं तो हम क्या टैक्स भरें, तो 75 साल से भैया यही चल रहा है। 75 साल से हमारी आवाम को टैक्स भरने की आदत ही नहीं है। तो फिर मसले तो होंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान को छोड़े किसी भी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू शेयर है ना, वो टैक्स कलेक्शन से आता है। जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो अपने एक्सपेंस पूरे नहीं कर सकेगा, तो तरक्की तो फिर दूर की बात है। और अगर आईएमएफ की कर्ज की भी बात की ना, तो गवर्नमेंट बोरोइंग ज्यादातर इसीलिए करती है कि वो अपने अखराजात पूरे कर सके। और जो गवर्नमेंट स्कीम देती है, जो गवर्नमेंट तरक्याती काम करती है, उन सब के अखराजात पूरे करने के लिए, अपने खुद के अखराजात पूरे करने के लिए गवर्नमेंट आईएमएफ से लोन लेती है। लेकिन अगर टैक्स ब्रैकेट सही हो जाएगा तो ये सारे मामला तो ऐसे ठीक हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने भी ठान लिया कि भाई जब तक हमको कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम टैक्स बढ़ेंगे नहीं। और ये बात सही भी है, ये बात सही भी है, क्योंकि ज्यादा नहीं, अगर आवाम को थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिल जाए, कम से कम रोड सही हो जाए, हेल्थ के लिए अच्छे हॉस्पिटल मिल जाए, हेल्थ के लिए अच्छी चीजें मिल जाए, एजुकेशन के लिए अच्छी चीजें मिल जाए, तो हुकूमत, तो फिर आवाम टैक्स क्यों नहीं भरेगी? आवाम पागल थोड़ी है। आवाम को जब पता है कि यार हम टैक्स भी भरें, इसके बाद एजुकेशन के लिए स्कूल्स की, ट्यूशन की ये फीसें भी हम दें,
इलाज के लिए भी हम अपने जेब से पैसे डालें तो भैया टैक्स बढ़ने का फायदा क्या होगा। तो यहाँ पर मैं तो कहता हूँ ना आवाम गलत है ना हुकूमत गलत है, बस ये ब्लेम गेम है। लेकिन इसके लिए कोई ना कोई अच्छा इकदाम तो करने ही पड़ेंगे, वरना इस तरीके से तो नहीं चल सकता। और बोझ तो भाई आवाम पे बहुत पड़ने वाला है, अभी महंगाई का बोझ तो बहुत पड़ने वाला है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकलना है तो महंगाई करनी पड़ेगी। ये अब मजबूरी हो गई। अब अगर आप इंतखाबात भी कराते, कोई और हुकूमत भी आती है तो भी उसको महंगाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसके बगैर हल नहीं है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये जो IMF का डेलीगेशन आया है ना, अगर ऐसा डेलीगेशन पहले आया होता और इस तरीके की फाइनेंशियल पॉलिसी पाकिस्तान शुरू से कर रहा होता ना, कि जो अपने इदारे खसाड़े में जा रहे हैं उनको बंद कर दे और इस तरीके की टैक्स कलेक्शन की हुई होती ना, तो मैं आपको सच बोलता हूँ कि पाकिस्तान को ये 22, 21, 22, 23 बार IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पाकिस्तान की फाइनेंशियल पॉलिसी पता नहीं कौन बनाते हैं, हमको तो समझ नहीं आता। मतलब आप अपने वोट बैंक के लिए हद से ज्यादा सब्सिडी दे देते हैं, तब भी आप लॉस में जाते हैं, और आप अपने ही लोगों को खुश करने के लिए उन इदारों में भर्ती करते हैं जो वैसे ही खसाड़े में जा रहे हैं, तो आप उनको भी बंद नहीं कर सकते। तो फिर भाई आवाम करे तो करे क्या। और फिर उसके बाद आवाम कहती है कि यार हमारे पास बाहर के ब्रांड्स नहीं आते। भाई वो क्यों आएंगे, उनको पता है कि आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी ऐसे स्लिप कर जाती है, आपकी हुकूमत एक बात पे नहीं टिकती है, तो भैया वो घबराते हैं। अभी फॉर सपोज अगर पेपल पाकिस्तान में आ जाता है, एलोन मस्क की कंपनी अगर पाकिस्तान में आ जाती है, तो पेपल का काम क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। वो उनके पास डॉलर आएंगे, पाकिस्तान में डॉलर आएंगे, और जाहिर है जब वो पाकिस्तान में डॉलर आ रहे हैं तो वो अपने हेड ऑफिस अपने मेन कंट्री में डॉलर वापस भेजेंगे भी तो सही। वहां पर पाकिस्तानी अगर बोल देंगे भाई हम डॉलर भेजने की इजाजत नहीं देते, फिर तो वो तो फंस गए ना, वो ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। इसलिए भैया वो रिस्क नहीं लेना चाहते। जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे, आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी स्टेबल नहीं होगी, आपके पॉलिटिकल ग्राउंड स्टेबल नहीं होंगे, तब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हो जाए। चले अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली है तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।